हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी की इस वीडियो चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का दूसरा वीडियो होने वाला है। पहली वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया जिसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कशन किया था। तो आज की इस वीडियो हम लोग कुछ टॉपिक जैसे रदरफोर्ड्स लॉ, बोहर्स लॉ और एक आपका है हाइजेनबर्ग लॉ। तो इन तीन लॉ को जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी को पता है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसे चेंज कर दिया गया है। न्यू सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें हम लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अपडेटेड जैसे आपके अपडेट हुए सिलेबस सेम उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो जाइए जीपीएल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में रसायन विज्ञान क्या होता है, परमाणु संरचना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है, मैंने बता दिया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या और ये कहता क्या है, इसकी क्या क्या कमियां आई जिसके कारण ये फेल हुआ था। तो सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये क्या बोलता है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से बातों को सुनते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा उदासीन कण होता है। जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा एटम होता है, इन्होंने कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, जो हमारे परमाणु हैं वो अति सूक्ष्म, बहुत से छोटे और गोलाकार के रूप में होते हैं। उदासीन मतलब होते हैं कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इन्होंने बताया उदासीन कण होते हैं। ठीक, परमाणु समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब कह रहा है परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान कहाँ होता है, परमाणु की कहाँ होता है, ये केंद्र में होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। जैसे आपको आकृति में चित्र में दिख रहा होगा, ये आपका नाभिक होता है। ठीक, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ सारी धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है। ये क्या होता है, धनावेश और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इसके केंद्र में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपने समझा। तीसरा कथा रहा है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जो ये नाभिक है, जो मैंने आपको ये नाभिक मैंने बताया है, जो ये नाभिक होती है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है बाबू, इसकी त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। 10⁻12 सेंटीमीटर होता है और सेंटीमीटर कोटि का होता है। ठीक, और परमाणु त्रिज्या जो होती है, इसकी परमाणु जो त्रिज्या होता है 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि की होती है। ये कितने बताया था वो, ये रदरफोर्ड भैया बताए थे। रदरफोर्ड चाचा आए, उन्होंने बता दिया और हम लोग को बीच में डाले, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगले इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं, ध्यान दीजिएगा। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। जी हाँ दोस्त, इन्होंने सही कहा। जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है बाबू, एक वृत्ताकार कक्षा होता है। इस वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर क्या होता है, एक वृत्ताकार कक्षक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते हैं। तो सारी चीज़ आपको समझ आ रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से विद्युत आकर्षक बल द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारे नाभिक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये नाभिक होता है और क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो घूमता रहता है। तो क्या हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे का होते हैं, विद्युत आकर्षक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वह नाभिक से विद्युत आकर्षक बल के द्वारा ये आपस में जुड़ा रहता है। तो ये चीज़ें आपने समझा कि नहीं, समझ लिया ना। तो अब जानते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आखिर फेल क्यों हुआ था, इसकी क्या क्या दोष आए थे, क्या इसकी कमियां थीं, क्या इसकी सीमाएं थीं, सारी चीज़ें हम जानते हैं। देखो बाबू, आपके पेपर में लिमिटेशन भी आ सकती है,
लिमिटेशन मतलब होता है सीमाएं, कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखी, तो अब तब भी आपको यही लिखना है। कमियां आ जाए तब भी आपको यही लिखना है, दोष आए तो भी यही लिखना है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इन्होंने क्या बताया इसमें, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन में से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होनी चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब देखो इन्होंने क्या कहा, पहले हम लोग एक बार और पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। फिर क्लार्क मैक्सवेल ये क्या थे? क्लार्क मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, एक ये भी क्या थे, रसायन विज्ञान के ही थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार बताया गया, इन्होंने कहा था कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है, इन्होंने कहा कि जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार गति में क्या करता है, अपना घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है ना, इसमें क्या होना चाहिए, वो विकिरण के रूप में क्या होना चाहिए, ऊर्जा की हानि होनी चाहिए, ऊर्जा की क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। जो हमारा ऊर्जा की हानि होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो मैंने चीजें बताया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब क्यों नहीं होता है, तो ये हमारे भैया बताए थे, इन्होंने कहा, इनसे पूछा था, ठीक, बट इन्होंने इसका जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण ये फेल हो गया। जैसे कि ये इन्होंने पहले निकाल दिया था, इनका सत्य था, ठीक। दूसरा क्या रीजन था, यह मॉडल देखिएगा, जो हमारे रदरफोर्ड भाई चाचा बता गए थे, क्या कहा, कहाँ फेल हो रही हैं, देखिएगा। यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। देखो सभी को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, इंटर में हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बट क्या हुआ, इनका जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं बता पाया कि अगर किसी परमाणु का, आप लोग परमाणु क्रमांक मान लो 16 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ये हमारा रदरफोर्ड भैया नहीं बता पाए थे। इन्होंने नहीं बता पाया कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका, जिसके कारण रदरफोर्ड भैया का मॉडल ये क्या हुआ था भैया, फेल हो गया था। तो ये चीज़ें आपको समझ आई तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला समझते हैं। अगला हमारे रहते हैं रदरफोर्ड भैया क्या बताए थे और क्या इनकी चीज़ें थी और किस कारण ये फेल हो गए थे। इनका ही मॉडल फेल हुआ, आखिर किस रीजन के कारण फेल हुआ, सारी चीज़ें जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम जानते हैं रदरफोर्ड भैया के बारे में। रदरफोर्ड भैया ने क्या कहा था, चीज़ों को सुनिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को भौतिक विज्ञानी नील बोर 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। इसके अनुसार ये क्या है, जो रदरफोर्ड क्या है, देखिएगा, जो हमने बोर के परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, बोर का हमारा परमाणु मॉडल है, इसमें क्या था, इसमें देखिएगा, इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को, जो दोष था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पहले बना था, तो उसमें क्या क्या कुछ कमियां आ गई थी, कुछ दोष बन गए थे, कुछ उसकी दोष था, तो उनको रिमूव करने के दोषों को भौतिक विज्ञानी नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से उसे दूर किया था। जो हमारे बोर का परमाणु मॉडल बनना था, ठीक, उसमें क्या था, जो हमारे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बना था, उसमें क्या था, कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर आए, इन्होंने 1913 में उस कमियों को दूर किया। तो इसके अनुसार क्या कहा गया, तो इनके अनुसार क्या चीज़ें बताई गई, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। जी हाँ दोस्त, मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, मान लो ये कोई नाभिक है,
ठीक। तो नाभिक के क्या होता है, चारों ओर हमारी जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू ये घूमता रहता है। ये क्या होता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये क्या होता है सर, ये चक्कर लगाता रहता है। इसमें क्या होता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षाओं में ये क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है। दूसरा टॉपिक इसमें कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, देखो इलेक्ट्रॉन जो हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, किन कक्षाओं में घूमते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिन कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है वो, जिनकी कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। वही क्या होता है बाबू, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं इनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक। तीसरी टॉपिक क्या कहता है, तीसरा ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई कक्षाएं होती हैं। सभी ने देखा है, मैंने पढ़ाया भी, आपको बताया है कि कितनी कक्षाएं हैं, बिन में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई कक्षाएं होती हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए घूमता रहता है। मैंने आपको बताया ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये क्या होता है, बिना ऊर्जा का ह्रास किए, बिना ऊर्जा को लॉस किए, ये क्या होता है बाबू, ये घूमता रहता है। इन्होंने किन्होंने बताया, बोर का परमाणु मॉडल बोर भैया ने बताया था। ठीक। 5वां इसमें कहता है, नेक्स्ट कहता है हमारा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, ये बातों को आप ध्यान सुनिएगा, ये जो टॉपिक इसे ध्यान सुनिएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो ऊर्जा शोषित एब्जॉर्ब होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, तो क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है हमारी, ऑब्जॉर्ब होती है, शोषित होती है, या ऊर्जा क्या होता है, इमिट होती है, यानी कि उत्सर्जित होती है। या तो ऊर्जा एब्जॉर्ब होगा या तो हमारा इमिट होगा। तो क्या कहा इन्होंने, नील्स बोर भैया ने, कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा दूसरे कक्षा में जाती है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाती है, तो एनर्जी क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है या इमिट होती है। तो ये सारी चीज़ों ने नील्स बोर भैया बताए थे। अब इनका जो थ्योरी था, जो इनका मॉडल था, ये फेल हुआ, किस रीजन के कारण फेल हुआ, ये जानते हैं। चलिए, पहला इन्होंने बताया नील्स बोर का भैया का पहला रीजन क्या था, इनका नील्स भैया का पहला रीजन देखिएगा। पहला रीजन बना कि बोर का परमाणु मॉडल केवल परमाणुओं और स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने कहा, इनका कहाँ फेल हुआ था, देखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल केवल परमाणु और स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता था। जो हमारा नील्स बोर का भैया था, ये क्या करता, केवल परमाणु का और स्पेक्ट्रम की, जो स्पेक्ट्रम का क्या करता था, व्याख्या करता था, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसी का ये व्याख्या कर पाता था। ठीक। नेक्स्ट कहता है इसमें, एक हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं करता है। जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। यह जो था, देखिए नील्स बोर भैया क्या कहते हैं, यह हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का क्या करता था, व्याख्या नहीं कर पाता था। ठीक। अगला क्या था, बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता के सिद्धांत के विरुद्ध था। अब देखिए आगे बीच में हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत आ गया। तो जो नील भैया का था, ये क्या था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता सिद्धांत की क्या होता, विरुद्ध था, विपरीत था। तो इतनी सारी चीज़ें जान गए। अब आप सोचिए, इसे पढ़े होगी हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत, तो हम चलिए इसे भी जान लेते हैं क्या होता है। तो 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, क्या आपको समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक सर। चलिए, हमने बताया सर हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत। तो अब जानते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत है क्या और ये लागू कहाँ होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देखिएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत, ठीक, कॉपी में नोट करते चलिएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग 1927 के अनिश्चयता के सिद्धांत के अनुसार, इन्होंने 1927 में एक
अनिश्चितता का सिद्धांत इन्होंने दिया हाइजेनबर्ग ने। तो इसके हम लोग जानते हैं क्या क्या इनको कहा था। एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, जो एक ही समय है, एक ही टाइम में किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, उसके पोजीशन तथा उसके संवेग मोमेंटम या वेलोसिटी का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। एक ही समय में क्या, एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, स्थिति तथा उसके संवेग या वेग का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं। इन्होंने कहा कि एक ही बार में, केवल एक ही समय में, एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन की जो हमारी पोजीशन है, मोमेंटम है या वेलोसिटी है, इसको हम लोग निर्धारण करना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्त, निर्धारण करना इसका संभव नहीं है। ये हमारे हाइजेनबर्ग भैया बताए थे। ठीक, क्या इन्होंने कहा, आगे चीज़ों में बताया क्या, यह सिद्धांत केवल माइक्रोस्कोपी यानी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि पर लागू होता है, अतः भारी द्रव्यमान वाले पदार्थों के लिए लागू नहीं होता। जी हाँ दोस्त, जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था, ये जो सिद्धांत था, ये प्रिंसिपल कहाँ लागू होता है, ये केवल माइक्रोस्कोपी यानी कि अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर यह लागू होता है, यह भारी द्रव्यमान वाले पदार्थों पर लागू नहीं होता है। तो सारी चीज़ें आपने समझा कि नहीं। वीडियो को लाइक करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, चैनल को तुरंत करो भाई। तो देखो अब आता है नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक को, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति तथा उनके वेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। क्या कहा उन्होंने, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति तथा उनके वेग का एक ही निर्धारण असंभव है। समझे कि नहीं। जबकि बोर की धारणा के अनुसार, जबकि नील्स बोर के हमारा जो मॉडल था, उनके अनुसार क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में निश्चित वेग, निश्चित वेलोसिटी एंड या एनर्जी के साथ संचलन करते हैं। एक बार आगे पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति तथा उनके वेग का एक ही साथ में निर्धारण असंभव है। जबकि बोर की धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में निश्चित वेग या ऊर्जा के साथ संचलन करते हैं। सारी चीज़ें आपने समझा। अगेन आप चीज़ों को समझते हैं, देखिएगा। अतः हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोर तथा सोमरफेल्ड, अब आएंगे सोमरफेल्ड आ गए भैया। सोमरफेल्ड का लॉ आप लोग पढ़ सकते हो, यूट्यूब वगैरह सर्च करना मिल जाएगा आपको। ठीक, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोर तथा सोमरफेल्ड के परमाणु प्रतिरूपों के विरुद्ध है। इस प्रकार यह सिद्धांत परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन और बोर की कक्षाओं की हमारी अवधारणा को बदल देता है। तो ये सारी चीज़ें थी हाइजेनबर्ग की चीज़ों में। मैंने आपको हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बता दिया, बोर का परमाणु मॉडल बता दिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बता दिया। तो इतनी सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर कितने प्रकार होते हैं, क्वांटम में 4 प्रकार होते हैं। तो सारी चीज़ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा आपको लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन छात्रों को हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो जिनको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है बाबू, वो तुरंत जाइएगा जीपीएल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको सारी सब्जेक्ट का आपके नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स है, सारी चीज़ें आपको अपडेटेड सिलेबस 2024-25 का जो आपका अपडेटेड सिलेबस आया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तुरंत जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है वो अपने स्टडी को शुरू कर लिए हैं, तो आप लोग अपने स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आज के प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो बस यहीं करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।